नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम इकोनॉमी सर्वे 2024-25 पे चर्चा कर रहे थे। आज का दोस्तों हमारा चौथा अध्याय है। चौथा अध्याय का नाम है मूल्य। क्या चौथा अध्याय का नाम क्या है जी? देखिए, मूल्य मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसी को कहा जाता है दोस्तों पीडीएस कहा जाता है। पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक, ये दोस्तों आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली अध्याय 4 में है, इकोनॉमिक सर्वे के। इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज से। ठीक, लेकिन दोस्तों इसको मैं पढ़ाने से पहले आपका कंसेप्ट बिल्ड कर देता हूं। कैसे कंसेप्ट बिल्ड? आखिर मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पढ़ना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों, जब आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ना पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना में बताया गया है कि हमारे राज्य का नेचर कैसे होना चाहिए। तो प्रस्तावना कहता है कि हमारा राज्य का जो नेचर है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक राज्य होना चाहिए। अर्थात हमारे जो राज्य की प्रकृति है, नेचर है, वो समाजवादी होना चाहिए। तो राज्य को दोस्तों समाजवादी बनाए रखने के लिए, समाजवादी मूल्य को बनाए रखने के लिए मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, समाज के कमजोर वर्ग कौन होते हैं? तो एससी, एसटी, ओबीसी, महिला, ये सब के सब समाज के कमजोर वर्ग हैं। ठीक, और जो गरीब तबके के लोग हैं, इन लोगों की कुछ आवश्यक वस्तुएं हैं दोस्तों, इनके कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। तो पूरा करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली कंसेप्ट लाया गया है, जिससे दोस्तों खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा मिल सके। तो चलिए पहले कंसेप्ट बिल्ड कर देते हैं, उसके बाद डेटा पे हम आएंगे। ठीक है, पहले हम कंसेप्ट बिल्ड कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है हमारा कंसेप्ट? देखिए, मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वैल्यू एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्यों जरूरी है ये? तो दोस्तों, हमारे समाज में कुछ कमजोर वर्ग हैं जी। समाज में देखिए, समाज में कमजोर वर्गों तथा गरीब तबकों तथा लिखिए गरीब, समाज में गरीब भी होते हैं, कमजोर भी होते हैं। कमजोर तथा गरीब तबकों को गरीब तबकों को आवश्यक वस्तुएं। अब क्या क्या आवश्यक वस्तुएं हो सकती है इसके लिए? तो हो सकती है दोस्तों, क्या खाद्य सामग्री हो सकता है, खाद्य सामग्री हो सकता है, अनाज हो सकता है, तेल हो सकता है, दाल हो सकता है। दाल, इन सब को किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। क्या? किफायती दरों पर, क्या किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराना। ठीक, जिससे क्या हो सके दोस्तों? जिससे सामाजिक न्याय मिल सके, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जा सके, समानता को बढ़ावा मिल सके, समानता को बढ़ावा मिल सके, समानता को बढ़ावा। और क्या हो सकता है दोस्तों? तो और महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, महंगाई को नियंत्रित किया जा सके, ठीक, और
खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जा सके। जब यह होने लगती है दोस्तों, समाज के कमजोर वर्ग, गरीब तबकों को आवश्यक वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, अनाज, तेल, दालें किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जाता है, तो जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, इसमें कमी आने लगती है। मतलब जो महंगाई है, महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है। नियंत्रित करने तथा इसे समानता को बढ़ावा मिल सकता है, तथा महंगाई को भी नियंत्रित किया जा सकता है, समानता को बढ़ावा मिल सकता है, सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है, तथा खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। जिससे दोस्तों संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी की बात की गई है, समाजवादी मूल्य की बात की गई है, उस मूल्य को बनाया जा सकता है। ठीक, तो समाजवादी के मूल्य को प्रतिपादित करने के लिए मूल्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पढ़ा जा सकता है, इसका मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक, इसी के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों हम बहुत सारे आंकड़े निकल के आएंगे। उन आंकड़ों का अपना एक महत्व होता है। जितने ज्यादा ये आंकड़े होंगे दोस्तों, उतना खाद्य सुरक्षा मजबूत होगा, गरीबों को न्याय मिलेगा, सामाजिक न्याय सुनिश्चित होगा, और दोस्तों महंगाई नियंत्रित होंगे और समानता को बढ़ावा मिलेगा। जितने ज्यादा आंकड़े होंगे, यदि ये आंकड़ा कम है, मतलब समानता को बढ़ावा नहीं मिल पा रहा है। ठीक, चलिए, तो इसी कड़ी में दोस्तों हम आंकड़ों पर डिस्कस करने लगेंगे अब थोड़ी देर में। देखिए, ये है आंकड़े। यहां से मैं प्रारंभ करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब इसी को तो पीडीएस कहते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों, पीडीएस। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अक्टूबर माह के 2024 तक, अक्टूबर माह के 2024 तक की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1885 एवं ग्रामीण क्षेत्र में 11,994 कुल 13,879 उचित मूल्य दुकानें संचालित है। मतलब देखिए, अक्टूबर 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें संचालित है पूछेगा तो कुल 13,879 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो 13,879 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। कहां, तो छत्तीसगढ़ राज्य में, जो दोस्तों खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा दे रहा है, फूड सिक्योरिटी को बढ़ावा दे रहा है। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है भाई, छत्तीसगढ़ राज्य में 13,879 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जिसमें से दोस्तों 1885 उचित मूल्य की दुकानें कहाँ हैं, तो शहरी क्षेत्र में है। मतलब शहर में गरीब कम है, शहरी क्षेत्र में 1885 उचित मूल्य की दुकानें हैं। मतलब इसे यह इंगित होता है कि शहर में दोस्तों लाभ के जो साधन हैं, रोजगार के जो साधन हैं, वो ज्यादा उपलब्ध हैं, जिससे समानता को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा उचित मूल्य की दुकानें कहां हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में। कितना, ग्रामीण क्षेत्र में है 11,994 11,994 उचित मूल्य की दुकानें ग्रामीण क्षेत्र में है, ग्रामीण क्षेत्र में है। यह डेटा आपको याद हो जाना चाहिए। अगर कोई पूछे कि चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में कुल कितने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं, तो आपका आंसर होगा 13,879। अब इसको दो भाग में पार्टीशन कर देंगे, दो भागों में विभाजित कर देंगे, एक ग्रामीण क्षेत्र में और एक शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में 11,994 उचित मूल्य की दुकानें हैं, जबकि 1885 उचित मूल्य की दुकानें शहरी क्षेत्र में हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डेटा याद हो गया होगा, पहला वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब आते हैं हम दूसरा वाले डेटा पे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस के अंतर्गत प्रति माह लगभग 79.61 लाख राशन कार्ड धारियों को पात्रता अनुसार राशन सामग्री का वितरण किया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़ में कुल कितने राशन कार्ड धारी हैं तो आंसर होगा दोस्तों 79.61 लाख, मतलब 79,61,000, मतलब 79,61,000 परिवार के पास दोस्तों राशन कार्ड है। मतलब लगभग 80 लाख परिवार इसके लाभ ले रहे हैं। मतलब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो सामग्री का वितरण किया जाता है, ठीक, राशन सामग्री का वितरण किया जाता है, तो दोस्तों इससे लगभग 80 लाख परिवार को लाभ मिल रहा है सीधा। मतलब 80 लाख परिवार, छत्तीसगढ़ का जो पॉपुलेशन है लगभग 3 करोड़ है, तो 3 करोड़ में से दोस्तों 80 लाख परिवारों को सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से राशन सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है ना? मतलब 80 लाख परिवारों को राशन सामग्री उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे दोस्तों महंगाई को नियंत्रित भी किया जा रहा है। इसके माध्यम से महंगाई नियंत्रित हो रहा है तथा सामाजिक न्याय की बात करूं मैं तो सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिल रहा है तथा आपका समानता को बढ़ावा मिल रहा है। यह डेटा आपको याद रखना है। ठीक है जी, तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए वर्ष 2024-25 में ना, मतलब मेरे प्यारे बच्चों वर्ष 2024-25 का तात्पर्य है फाइनेंशियल ईयर से, वित्तीय वर्ष 2024-25 से क्या हो रहा है। धान की बात करें तो धान की, जब भी धान को एमएसपी में खरीदी की जाती है, धान को दोस्तों एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में धान की खरीदी की जाती है। खरीदी मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है धान को। कैसे 2 भागों में? एक होता है दोस्तों सामान्य ग्रेड, एक क्या होता है सामान्य ग्रेड के धान होते हैं, और दूसरा दोस्तों ग्रेड ए के धान होते हैं। सामान्य धान की कीमत अलग होता है, ग्रेड ए धान की कीमत अलग होता है। आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में 3100 रुपए क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी की जाती है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों एमएसपी केंद्र सरकार निर्धारित करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस केंद्र सरकार निर्धारित करता है। तो सामान्य धान का मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना है दोस्तों? समर्थन मूल्य कितना है? तो 2300 रुपए है। कितना? 2300 रुपए है। और ग्रेड ए एवं 2320 रुपए प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित है, मतलब ग्रेड ए का। तो ग्रेड ए का कितने हैं दोस्तों? तो 2320 रुपए है जी, 2320 रुपए। ठीक, मतलब केंद्र सरकार 2300 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से धान की खरीदी करती है, सामान्य धान की। यदि धान का जो ग्रेड ए है, ऐसे धानों को खरीदी 2320 रुपए में करती है। अब प्रश्न समझिए, तो छत्तीसगढ़ सरकार 3100 रुपए के क्विंटल के हिसाब से 3100 प्रति क्विंटल के हिसाब से दोस्तों धान की खरीदी करती है। तो 3100 में से ना, इस 3100 में से 2300 रुपए कौन देता है? केंद्र सरकार देता है। केंद्र सरकार, सामान्य धान की बात करूं तो 2300 रुपए केंद्र सरकार देता है। कितना बचा? माइनस करूंगा तो बचा 800 रुपए। ये 800 रुपए जो अंतरण की राशि है, इसे केवल राज्य सरकार देती है। सरकार जो 800 रुपए बच रहे हैं ना, ये 800 रुपए कौन दे रहा है? तो राज्य सरकार। और इसके लिए एक योजना चलाया जा रहा है। किस योजना के माध्यम से 800 रुपए दिया जाता है? तो उस योजना का नाम है कृषक उन्नति योजना। कृषक
उन्नति योजना, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दोस्तों ये 800 रुपए को दिया जाता है। ठीक ठीक ना, वही मैं बात 2320 रुपए के हिसाब से करूं तो ये 800 से क्या हो जाएगा, 780 रुपए निकल के आ जाएगा। तो 780 रुपए राज्य सरकार देगा, बाकी पैसा कौन, केंद्र सरकार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां तक। अब कुछ चीजों को और समझिए, यहां तक अब हम पढ़ चुके हैं। ठीक, अब पढ़िए, खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी, मतलब एमएसपी पर धान की खरीदी, एमएसपी पर धान की खरीदी दिनांक 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक किया गया है। 2024-25 में धान की खरीदी पूछे कब से कब तक किया गया है, तो आंसर याद रखना है 14 नवंबर, बाल दिवस 14 नवंबर से 31 जनवरी 2025 तक की गई है। 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान की खरीदी की गई है, याद हो जाना चाहिए। ठीक, ये वाला डेटा याद होना चाहिए। यहां से यहां तक आपको याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से। ठीक, 14 नवंबर से 31 जनवरी तक धान की खरीदी की गई है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इससे मतलब यह है कि समाज के जितने भी कृषक वर्ग हैं सबको इसका लाभ मिल सके, एक भी कृषक छूट ना जाए, इसलिए दोस्तों इतने समय का डेट रखा गया था। ठीक, चलिए, खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु, समर्थन मूल्य पर धान विक्रय हेतु 27.74 लाख किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया था। मतलब 27.74 लाख किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया था, पंजीयन। ठीक, मतलब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में 27.74 लाख किसान पंजीयन है, पंजीकृत है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए छत्तीसगढ़ में कितने लाख किसान पंजीकृत हैं, तो आंसर होगा 27.74 लाख किसान पंजीकृत हैं जो एमएसपी के माध्यम से धान का विक्रय करता है। मतलब एमएसपी के माध्यम से धान का विक्रय छत्तीसगढ़ में 27.74 लाख कृषक करते हैं। ठीक है ना, ये यहां तक डेटा आपको याद हो गया होगा। ठीक, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटा आपको याद करते जाना है। अब दोस्तों अब क्या है, कुछ चीजों को समझिए, कुछ चीजों को आपको ना समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए कैसे समझना पड़ेगा, भारत में मूल्य की स्थिति को समझना पड़ेगा कि भारत में वही मूल्य की स्थिति देखना पड़ता है। भारत में मूल्य की स्थिति को देखेंगे तभी तो महंगाई को नियंत्रित किया जा सकता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यदि दोस्तों हमें भारत में मूल्य की स्थिति पता नहीं है तो क्या हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे, तो नहीं। बिना मूल्य की स्थिति, बिना आंकड़े के हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों हमें कुछ आंकड़ों की जरूरत होती है, मूल्य की स्थिति का समीक्षा करना होता है। बिना समीक्षा के हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी कड़ी में दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जिसे सीएसओ कहा जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑफिस, स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार का एक ऑफिस है, कार्यालय है। क्या, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत सरकार द्वारा प्रत्येक माह, याद रखना, प्रत्येक माह सभी राज्यों, मतलब 28 के 28 राज्यों तथा सभी केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगरीय निकाय क्षेत्र के लिए एवं संयुक्त क्षेत्र के लिए, मतलब 3 क्षेत्र के लिए, ये सीएसओ 3 क्षेत्र के लिए ना, क्या क्या क्षेत्र, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नगरीय क्षेत्र के लिए, नगरीय क्षेत्र के लिए, और दोनों की मिलाकर दोस्तों संयुक्त क्षेत्र के लिए, मतलब तीनों क्षेत्र के लिए कौन, सीएसओ
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2012 के आधार पर, आधार वर्ष 2012 के अकॉर्डिंग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको सीपीआई कहा जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई जारी किया जाता है। तो आपसे पूछेगा, चलिए बताइए सीपीआई जारी कौन करता है? तो सीपीआई जारी सीएसओ करता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रत्येक माह कब जारी किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो प्रत्येक माह जारी किया जाता है। देखिए एक एक प्रश्न मैं बना रहा हूं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई कब जारी किया जाता है? तो प्रत्येक माह, प्रत्येक राज्यों के लिए, प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश के लिए जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सीएसओ द्वारा जारी किया जाता है, सीएसओ द्वारा, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पहले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक समझ में आ गया, तो ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है सर? इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद डेटा को याद करेंगे हम। पहले मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को बता देता हूं। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक टूल है, टूल इंस्ट्रूमेंट है। क्या इंस्ट्रूमेंट है? वैसे तो इसको हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं, लेकिन हम मैं ब्रीफ में बहुत संक्षेप में बात करना चाहूंगा। देखिए पहले दोस्तों सीपीआई को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को समझना पड़ेगा। इन्फ्लेशन मतलब क्या जी? मुद्रास्फीति, महंगाई। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन कहते किसे हैं? तो दोस्तों मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से, मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर, मुद्रा की जो खरीदने की शक्ति है ना, इसमें कमी आ जाती है। तो मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आने से, कीमतों में होने वाली वृद्धि, कीमतों में होने वाली वृद्धि को ही क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। दोस्तों जो मुद्रा है, पैसा जी, आपके पास जो पैसा है उसका एक क्रय शक्ति होता है, परचेसिंग पावर होता है ना। आपके जेब में जो पैसा है उस पैसा की एक क्रय शक्ति होती है। यदि उस क्रय शक्ति में कमी आ जाती है, खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, तो वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है, इसी को इन्फ्लेशन कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना। अब इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, इस इन्फ्लेशन को मापन करने के लिए, मापन के लिए दोस्तों दो टूल्स होते हैं, दो टेक्निक होते हैं जी। एक कहलाता है सीपीआई, एक कहलाता है डब्ल्यूपीआई। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स, थोक मूल्य सूचकांक। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये दोस्तों मापने का एक टेक्निक है। यह मापने का टेक्निक है किसको? तो महंगाई को, इसलिए इसके डेटा को दिया गया है। तो चलिए अब डेटा पे बात करते हैं, ठीक ना। अब हम इसके डेटा पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए इसका डेटा पढ़ लीजिए। ये आपके रूरल एरिया को बताता है, ये छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ है। ये रूरल को बताता है, ये अर्बन को बताता है, और ये दोस्तों आपके कंबाइंड को बताता है। तो देखिए छत्तीसगढ़ का औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक नवंबर 2024 तक ना, नवंबर 2024 तक में दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में कितने है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है? तो 195.1। ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों कितना है? तो 195.1% है, 195.1। वही मैं बात करूं नगरी का तो 187.6, 187.6 है अर्बन क्षेत्र में। वही दोस्तों मैं कंबाइंड बात करूं संयुक्त क्षेत्र में तो 192.3 है, ठीक। तो ये डेटा को आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये ग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से जो इंपॉर्टेंट है मैं बता चुका हूं, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। रूरल इन्फ्लेशन रेट कितना है आपसे पूछेगा, रूरल इन्फ्लेशन रेट 2024 में। तो दोस्तों आपको आंसर लेना है छत्तीसगढ़ का रूरल इन्फ्लेशन रेट, ये पूछा जा सकता है। चलिए बताइए छत्तीसगढ़ में ग्रामीण मुद्रास्फीति दर क्या है?
ग्रामीण मुद्रास्फीति दर, रूरल इन्फ्लेशन रेट क्या है छत्तीसगढ़ में? दोस्तों आपको आंसर करना है छत्तीसगढ़ में रूरल इन्फ्लेशन रेट कितना है। अगर आपसे कोई पूछे तो 9.65 है 2024 में। 2024 तक 9.65 है, 9.65% क्या है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में महंगाई की दर है। वही मैं दोस्तों अर्बन क्षेत्र में बात करूं, अर्बन क्षेत्र में महंगाई का दर क्या है? महंगाई का दर क्या है अर्बन क्षेत्र में? तो 6.35, मतलब गांव में ज्यादा महंगाई है। गांव में क्या दोस्तों ज्यादा महंगाई है अपेक्षा शहरों की, ठीक ना? ठीक ठीक जी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अभी ये सीपीआई के बारे में थ्योरी दिया हुआ है, मुद्रास्फीति के बारे में थ्योरी जिसको मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। क्या है तो आप पढ़ सकते हैं, इकोनॉमी में यहाँ से थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आप इकोनॉमी में पढ़े होंगे। यदि दोस्तों मुद्रास्फीति आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, जीडीपी का कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आता है, तो कमेंट करके बता देना। मैं विश्व के सबसे अच्छे तरीके से इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा कि विश्व में कहीं और पढ़ने लायक नहीं बचोगी, ठीक ना? चलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा दिया हुआ है। अक्टूबर 2024 में होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा क्या है तो याद रखना है आपको दोस्तों 156.7%, 156.7%। अक्टूबर 2024 की स्थिति में होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? 156.7% की दर से मूव कर रहा है। ये थ्योरी है सीपीआई का, इसको नहीं पढ़ना है। अब हम आज के दोस्तों लास्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे का टॉपिक कल से पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बननी चाहिए। ठीक, देखिए उचित मूल्य की दुकानें पे चर्चा करते हैं। वैसे तो हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसका और डिटेल में चर्चा करते हैं। देखिए उचित मूल्य की दुकानें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अक्टूबर 2024 की स्थिति में अक्टूबर 2024 की स्थिति में शहरी क्षेत्र में 1885 है, पढ़ चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्र में 11,994 है, पढ़ चुके हैं। कुल कितने उचित मूल्य की दुकानें हैं तो 13,879 उचित मूल्य की दुकानें हैं। अब ये 13,879 उचित मूल्य दुकानों को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है दोस्तों, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर डेटा दिया हुआ है। ठीक, तो इनमें से सहकारी समिति के द्वारा 4,638 दुकानों का संचालित किया जा रहा है। तो लिख लीजिए इधर, सहकारी समिति के द्वारा सहकारी समिति के द्वारा कितने दुकान संचालित किए जा रहे हैं तो 4,638 उचित मूल्य की दुकान, राशन दुकान को कौन चलाता है तो सहकारी समिति चलाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों ग्राम पंचायत द्वारा कितने, ग्राम पंचायत द्वारा पहला ये, दूसरा लिखिए ग्राम पंचायत के द्वारा कितने दुकानों को चलाया जा रहा है तो ग्राम पंचायत द्वारा दोस्तों 3,699 दुकान को चलाया जा रहा है। 3,699 दुकानों को चलाया जा रहा है। फिर दोस्तों मैं महिला स्व सहायता समूह द्वारा बात करूं, मतलब तीसरा मैं बात करूं महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा कितना चलाया जा रहा है तो 5,426 दुकानों को चलाया जा रहा है। वही दोस्तों मैं वन सुरक्षा समितियों द्वारा की बात करूं, वन सुरक्षा समिति, चौथा वन सुरक्षा समिति के द्वारा कितने दुकानें संचालित है? वन सुरक्षा समिति के द्वारा कितने दुकानें संचालित है आपसे पूछेगा तो आंसर होगा 99 दुकान दोस्तों, 99 उचित मूल्य की दुकानें वन सुरक्षा समिति के द्वारा संचालित है। नगरीय निकाय के द्वारा कितने दुकानें संचालित है? नगरीय निकाय के द्वारा याद करना है सिर्फ 17 दुकानें संचालित है। सिर्फ 17 दुकानें दोस्तों नगरीय निकाय के द्वारा क्या है संचालित है। ये डेटा को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है दोस्तों,
वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसे वीडियो को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। कल हम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012 पे चर्चा करेंगे। इस कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है उस पर चर्चा करेंगे, फिर बहुत जल्द 1-2 दिन में ये भी टॉपिक समाप्त हो जाएगा जी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नए क्लास में दोस्तों नए कंसेप्ट के साथ। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।